अध्याय 6 देख रहे हैं। अध्याय 6 में उदाहरण नंबर 1 देख रहे हैं। पुस्तक से सवाल पढ़ूंगा मैं, सीधा हल करूंगा। सवाल था हमारा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। ताकि r के मान ज्ञात करना है और त्रिज्या का मान दिया है 5। ठीक है, तो हम जब भी ये सवाल आते हैं इनके दो भाग करते हैं। पहला लिखते हैं हम दिया है, फिर लिखते हैं हम ज्ञात करना है। दिया क्या है हमें, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब डीए बटे डी आर ज्ञात करना है। मान लेना है वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो डीए बटे डी आर को ज्ञात करना है और दिया क्या है r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है r बराबर 5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। मान लेना वृत्त का क्षेत्रफल ए है तो डीए बटे डी आर, आर के सापेक्ष ज्ञात करना है, डीए बटे डी आर लिख रहे हैं बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए मान ले रहे हैं, ए बराबर पाई आर को जानते हैं, क्योंकि बच्चों को जान रखा है। आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डीए बटे डी आर बराबर पाई बाहर ले लेंगे डी आर बटे डी आर की घात 2 बटे डी आर। ठीक है, डीए बटे डी आर बराबर पाई आर की घात 2 करेंगे तो 2 आर हो जाएगा। अवकलन करेंगे अपन तो। अब आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 ही 5 रख देंगे हम। डीए बटे डी आर बराबर 2 गुणा 5 और ये पाई लिख दिए, आर का मान 5 रख दिया हमने, तो ये गुणा करने पर 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहा है इसलिए प्रति सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आती है बात हमारी आगे। आगे कहती है हमारी कि उदाहरण नंबर दूसरा का इसी का पेज नंबर ये लिखी 211 का। उदाहरण नंबर दूसरा था, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिएगा उदाहरण नंबर 2 था हमारा, हम जानते घन ऐसा होता है, इस घन की कोर की लंबाई मान लीजिए ए है, मान ले रहा है ए है, इसका आयतन भी मान ले रहे हैं और संपूर्ण बल जो है वो एस मान ले रहे हैं। तो हम प्रश्न का विश्लेषण कर रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया क्या है वो लिखेंगे हम। हमें दिया था, देखिएगा आयतन, घन के आयतन में जो परिवर्तन की दर है, मतलब आयतन मान लो बी है तो डीवी बटे डीटी का मान दिया है हमें। कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा था। और मान लीजिए इसकी कोर की लंबाई है तो ए बराबर हमें दे रखा था इसमें 10 सेंटीमीटर। एक बार हम ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना है अपने पृष्ठ, मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठ एस करके, तो डी एस बटे डी टी ज्ञात करना है, पृष्ठ में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम करते हैं इसको। जैसे मान लो हम डी एस बटे डी टी ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो मैं तो आपको बताना चाहूंगा, हम जानते हैं जो घन का पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है एस मान लें बराबर 6a² होता है, इस तरह से होता है। अब इसकी परिवर्तन की दर ज्ञात करना मतलब हम क्या करना है, डी एस बटे डी टी ज्ञात करना है। तो इधर पे 6 बार डी बटे डी टी लिखेंगे और ए की घात 2 लिख दिया। अब यहाँ डी एस बटे डी टी और हम बात करते हैं तो 6 और ये हो जाएगा 2a और डी ए बटे डी टी हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं डी ए बटे डी टी मालूम नहीं है, जो दिया है उसके माध्यम से डी बटे डी ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो घन का आयतन होता भी ए की घात 3 होता है, इसका को डिफरेंशिएट करेंगे हम डी बटे डी टी लिखेंगे, तो यहाँ पर भी डी बटे डी टी और ए की घात 3 लिखना पड़ेगा। इसका मान कितना दिया था हमें, 9 दिया था, 9 लिख दिया। इसको करेंगे तो 3a² और ये क्या करेंगे तो डी ए बटे डी टी हो जाएगा। अगले पद में आप देखो 3 एकम 3 होगा और 3 त्रिका हमेशा कट सकता है बराबर है इसलिए, तो इसको 3 बटे ए की घात 2 आ गया, किसका मान आ गया, डीए बटे डी का मान हो गया। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। इस मान को हम यहाँ रख दे रहे हैं, कैसे रखेंगे देखो आप, ds बटे dt बराबर 6 दूनी 12
ए था और इसका मान निकाला हमने कितना 3/a²। अगले पद में आप देखोगे 12×3 = 36 हो जाएगा और जब ए से ए वर्ग कटेगा तो ए बचेगा। हम जानते हैं ए का मान हमें 10 दे रखा था, 10 रखेंगे तो 3.6 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिख लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमने सेकंड एग्जाम्पल देखा था। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो रहा था, पेज नंबर 212 पर है। एक स्थिर झील में एक पत्ता डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्त का तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें भी उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 है, सबसे पहले हम दिया है देखेंगे। दिया क्या था हमें, हम देख रहे थे यहाँ पर एक स्थिर झील में एक पत्ता डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। मतलब हमें ये दे रखा था dr/dt जो है उसका मान दिया था हमें 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मान ले रहे हैं 10 की त्रिज्या है तो ये हमें दे रखा था। और एक बात और दे रखी थी, 10 त्रिज्या का मान हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा। ज्ञात क्या करना था हमें, ज्ञात करना है हमें, ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल के चलते हैं dA/dt हमें ज्ञात करना है। क्लियर? हमेशा जितने भी सवाल ऐसे आते हैं सबसे पहले दिया और ज्ञात करना तो सवाल अपने आप होता है। छोटी की बात तो लगती है अपनी थोड़ी, जैसे वृत्त की बात हो, वृत्त लगा, घन की बात तो घन लग जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल ए मान ले रहे हैं बराबर पाई आर वर्ग होता है यदि आर त्रिज्या है तो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dA/dt बराबर पाई बार d/dt आर की घात दो। dA/dt बराबर ये पाई ये 2r हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे तो 2r हो जाएगा और dr/dt लिख देंगे, r करेंगे dr/dt। अगले पद में dA/dt बराबर 2 पाई, r का मान हमारे पास कितना है, r का मान हमारे पास 10 दिया था और dr/dt का मान कितना दिया था, 4 दिया था। गुणा करेंगे तो 40 दूनी 80, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया आपको। इन एग्जाम्पल में आपने देखा दिया है और ज्ञात करना अपने लिखना पड़ता, बाकी तो ये सबकी एक जैसी मेथड होती है। अब प्रश्नावली को सवालों को मैं ले रहा हूँ, आप देखेंगे प्रश्नावली 6.1 के कुछ सवालों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 5 को बता रहा हूँ, आप देखेंगे उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण 5 है, यहाँ पर देखिएगा किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपए में, CX समथिंग दिया है। प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं। देखिएगा हमें कुछ नहीं करना, ये CX का मान इसमें दे रखा हमें 0.005 x की क्यूब माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000 ये दिया था और x का मान दे रखा था हमें 3। तो हमें सीमांत लागत ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं। 0.005 वही रहेगा d/ds s की घात 3 लिख देंगे। यहाँ पर 0.02 है और d/ds s की घात 2। फिर यहाँ करेंगे तो कांस्टेंट का बार dx/ds और 5000 का करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखेंगे 0.005 का करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 0.02 ये हो जाएगा हमारा 2x और 30 इसका हो जाएगा 1। आगे हम देख रहे हैं इसका गुणा करेंगे इसमें हम तो 3 5 15 3 के बाद तो यहाँ जाएगा और s की घात 2 यहाँ करेंगे हम तो 2 दूनी 4 0.04 x ये 30 से कम 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम x बराबर 3 रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 0.015 यहाँ 3 का वर्ग लिख देंगे, यहाँ 0.04
ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 3 का 9 होगा 15 का 135 होगा 0.3 के बाद का इनका गुणा करने पर जो आया कैसे हमने गुणा किया 0.015 है इसमें हम 3 3 का 9 का गुणा करेंगे 9 का करने से होता है 4 9 9 9 1 9 और 4 13 ठीक है 3 घंटे बाद ऐसा हमने से गुणा किया था 0.3 आएगा इसका करेंगे हम 4 3 12 दशमलव 2 के बाद था और ये 30 था इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 3.135 इसमें से 0.125 घटा देंगे हम तो 30.135 में से हम 0.125 घटाएंगे 5 1 0 0 और तो कितना आया 3.015 क्लियर। इस टाइप के सवाल होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की मतलब मैं आपको इससे आगे वाला जो वर्धमान और ह्रासमान होते हैं उससे संबंधित बातें बताऊंगा। तकरीबन 3-4 सवाल बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 6.3 पुस्तक में 215 पेज पर है वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित सवालों को बताने जा रहा हूँ। कोई फंक्शन दिया होता है उसको हमें वर्धमान सिद्ध करना है ह्रासमान सिद्ध करना या कोई फलन दिया है तो उसका इंटरवल ज्ञात करना होता है। कैसे करते हैं इसको हम करने जा रहे हैं अभी कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से रिविजन करेंगे सोचता हूँ। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हैं हम। दिखाइए कि पेज नंबर 218 पर दिया है एनसीईआरटी बुक में। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) एग्जाम्पल 8 उदाहरण नंबर 8 कर रहे हैं हम। उदाहरण नंबर 8 में हम देख रहे थे हमें दिया था f(x) बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x x अवयव r। ये सवाल था हमारा क्या करना था r पर वर्धमान है r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके हम कहते हैं वास्तविक संख्या का मुझसे बनता है सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो हम यही करने जा रहे हैं। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये वर्धमान है r में वर्धमान है। तो किसी फलन को हम वर्धमान या ह्रासमान बताते हैं उसके लिए हमें दिए हुए फलन का एक बार अवकलन करना पड़ता है। एक बार अवकलन करना पड़ता है और अवकलन करने पर x की वैल्यू पुट करते हैं। यदि वो धन की आती है वर्धमान है और अगर ऋण की आती है तो ह्रासमान। क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसका एक बार डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन को अपन डैश लगा कर लेते थे f(x) और यहाँ पर लिखेंगे हम d/dx x क्यूब 3 बाहर d/dx x स्क्वायर यहाँ 4 और ये dx/dx। ये क्या था f(x) लिखा हमने। हम जानते हैं x की घात 3 करके 3x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 3 और 2 बाजू में 3x हो जाएगा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपना 2x। ये 3 तो था ही हमारे पास और dx/dx का मान होता है। क्लियर। हम बात करते हैं तो f(x) बराबर 3x स्क्वायर और 3 दूनी 6x धन 4 हो। अब ठीक है। अब देखिए इसको और रीसेट करते हैं हम। तो थोड़ा रीसेट करने के लिए थोड़ा सा आप देखेंगे f(x) बराबर 3x की घात 2 ऋण 6x 4 को 3 धन 1 लिख सकते हैं वाले 4। क्लियर। अगले बार में आप देखेंगे f(x) बराबर 3 का मान लिया तो x की घात 2 ऋण 2x धन 1 बचा और ये आखिरी वाला एक था। तो आप देखोगे आप ये जो बात बन रही है हमारी ये हमारी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। विस्तार करोगे तो ये मिलेगा धन 1 का। इसको आप देखो यहाँ पर हम जानते हैं जो x कैसे लेना हमें r कैसे लेना है। हम जानते हैं r होता है हमारा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और बटे वाली संख्या करणी वाली सारी संख्या शामिल होती है इसमें। तो हम मान लीजिए मन से ऐसे कुछ भी लेते हैं। मान लीजिए हम इसका मान ऋण 2 रखते हैं यहाँ। तो यहाँ पर ऋण 2 रखा तो ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 3 का वर्ग 9 हो जाएगा धन का 9 9 3 27 और इकट्ठा धन का ही मिलेगा। यहाँ कोई भी संख्या रख लो क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है कोई भी संख्या रखोगे वो धन की वर्ग मिलेगी और धन की संख्या धन की वर्ग धनी मिलेगी। हमें हम कहेंगे x की हर वैल्यू के लिए इसका मान पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है अपना ये पूर्ण फंक्शन है। तो हम लिखेंगे अतः f r पर वर्तमान है। क्लियर। ये प्रूफ हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 देख रहे हैं हम। 9 देखिएगा 9वें सवाल में क्या दिया था हमें। 9वें सवाल में f(x) का मान दे रखा था। सिद्ध करना है f(x) का मान हमें दे रखा था। f(x) का मान दिया था हमें cos x करके। क्लियर।
और हमें क्या दे रखा था, ह्रास मान बताना था। ए 0 से पाई इंटरवल में हमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रास मान है। और दूसरा हमें दे रखा था पाई और 2 पाई है, इसमें हमें बताना था ये वर्धमान है। और तीसरा हमें सी वाला था हमारे पास 0 और 2 पाई था, इसे बताना था हमें ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्लियर? तो हम करने जा रहे हैं, हम देखेंगे आप हम क्या करते हैं, किसी फलन को वर्धमान या ह्रासमान बनाने के लिए एक बार उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, f डैश x बराबर ये करेंगे हम तो d/dx लिखा और यहाँ cos x लिखा। हम जानते थे f डैश x तो हमारा यही जाएगा, cos x का हम जानते हैं माइनस साइन x होता है। अभी का नहीं, ठीक है। अब पहले a नंबर बात करते हैं। a में एक साइन का मान क्या होगा? हाँ, हम जानते हैं, ऐसा हमने चक्र याद कर रहा था छोटी कक्षाओं में। जे 0 होता था, ये हम कहते थे 90 अंश होता था, पाई बटे तो 90 है। ये कितना होता था, पाई 180। ये 270 होता था, 3 पाई बटे 2, 18 चौवन 270 और ये 2 पाई, ऐसा हम कहते थे। तो यहाँ हम लेते थे r पॉजिटिव होते थे, यहाँ पर हमने पढ़ा था साइन पॉजिटिव होता था, यहाँ पढ़ा था हमने टेन पॉजिटिव होता था, यहाँ पढ़ा था हमने कॉस पॉजिटिव होता था, ये देखा था हमने। अब देखिएगा अंतराल 0 पाई में, 0 ये है तो ये पाई ये है, 0 पाई में साइन पॉजिटिव ध्यान पॉजिटिव में साइन x का मान कैसा मिलेगा अपने को, धनात्मक मिलेगा, है ना। इसलिए f डैश x एक चिन्ह तो ऋण का था और ये धन का है, ये ऋण का था, ये धन का है, ऋण धन का ऋण हो जाता, नेगेटिव हो जाता है। अतः 0 पाई में f कैसा है, ह्रासमान। क्या है, ह्रासमान। क्लियर हो गया, इस चक्र के माध्यम से बता दिया हमने। अब दूसरी बात करते हैं, बी नंबर लेते हैं। बी क्या था हमारा इंटरवल, पाई से 2 पाई था, पाई से 2 पाई में साइन है, देख लेते हैं। पाई से 2 पाई मतलब पाई ये 180 से 360 तक, ये 10 पॉजिटिव कॉस बटे तो साइन तो नेगेटिव ही होगा हमारा, में साइन x का मान ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, है ना। अर्थात f डैश x शुरू वाला ऋण का है ना, अपना जी वाला ऋण का है और साइन x का मान ऋण का आ रहा है और ऋण बन जाएंगे धन पॉजिटिव बन जाएगा। अतः पाई से 2 पाई में f क्या होगा, अपना वर्धमान होगा, वर्धमान ये 2 को है। सी वाला देखो, सी में देखो आप इंटरवल कितना दिया है, 0 से 2 पाई दिया है। इसमें क्या होता है, पहला साइन एक्स जो होता है, पहले क्या होता है, ऋणात्मक होता है, वर्धमान होता है, निरंतरता होना चाहिए। इसलिए ना तो कहीं इस इंटरवल में ना तो हम लिखेंगे यहाँ ए और बी से स्पष्ट है कि ए व बी से स्पष्ट है कि अंतराल 0 to पाई में f ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। क्लियर, ये एग्जाम्पल नंबर 9 से देख लिया हमने, ये 8वां होगा 9वां होगा, वर्धमान ह्रासमान की हम क्लियर कर रहे थे इनको। आगे चलते हैं हम, इसी में एग्जाम्पल नंबर 10 आता है। एग्जाम्पल नंबर 10 में आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें दिया था f(x) बराबर x की घात 2 ऋण 4x धन 6, ये दिया था हमें वर्धमान के लिए।
अंतराल ज्ञात करना था, क्या करना था, वर्तमान मान के लिए अंतराल ज्ञात करना था और ह्रास मान के लिए हमें अंतराल ज्ञात करना था। इसमें क्या है, हमें इंटरवल नहीं दिया, इंटरवल ज्ञात करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम दिए हुए फलन का हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसको एफ डैश एक्स लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स बटे डी एक्स और डी बटे डी एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट का 0 होता है। इसको करेंगे हम तो एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 4, इसका 2x डी पर डी एक्स का बन होता है। यहाँ से हम यदि 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 2। हम लिख रहे हैं एफ डैश एक्स का जो मान है वो 2x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको 0 लेते हैं तो x का मान मिलता है, उसको संख्या रेखा बदल जाएंगे, वहां से इंटरवल मिलेंगे हम। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे तो 2x माइनस 2, इससे कहेंगे x बराबर 2 प्राप्त होगा हमें। ये 0 लिया हमने तो ये आप समझ रहे, सीधा कर दिया मैंने, आप समझ रहे होंगे। चाहो तो थोड़ा और मैं खोल देता हूँ इसको। इसको अपन करेंगे तो ये 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 बराबर 0 मिल जाएगा, तो हमें x बराबर 2 मिल जाएगा। इस 2 को हम संख्या रेखा से बदलते हैं। नंबर लाइन ऐसी होती है, इधर धन वाली संख्या होती है, इधर ऋण वाली संख्या होती है, बीच में शून्य होता है। 2 दर्शाना है तो बीच में शून्य, यहाँ तो यहाँ 1, यहाँ तो यहाँ 2। तो इंटरवल क्या बनेगा, माइनस अनंत से 2, एक इंटरवल ये बन जाएगा हमारा। दूसरा इंटरवल क्या बनेगा, 2 से अनंत, 2 से अनंत बन जाएगा अनंत में। इस इंटरवल में देखते हैं अपन एफ डैश एक्स का मान क्या मिलता है हमें, एफ डैश एक्स बराबर देखते हैं, ये तो धन है कोई मतलब नहीं है, एक्स माइनस 2। इस तरफ देखो 2 और मतलब 2 और माइनस अनंत के बीच देखो 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 0 होगा, तो मान लो 1 रख रहा है। यहाँ हमने एफ डैश एक्स हमारे पास था, एफ डैश एक्स बराबर 2 था और एक्स माइनस 2 था। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 रखा तो 1 ऋण 2 तो 2, यहाँ ऋण 1 बचेगा तो ऋण 2 आया, यानी ये क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। अतः इस अंतराल में एफ क्या होगा अपना, ऋणात्मक मान, क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात इस संदर्भ में देखते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखो 2 अनंत है, 2 से अनंत तक इधर कहीं 3 होगा, 4 होगा, हम 3 रखते हैं। जैसे हम यहाँ 3 रखते हैं, इसमें 3 में 2 का एक धन नहीं बचेगा, में एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। अतः इस अंतराल में एफ वर्धमान है, क्या है, वर्धमान है। क्लियर। इस प्रकार से हमने इसकी वर्तमान घात के इंटरवल निकालना सीखा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। एग्जाम्पल एक कौन सा था हमारा, आज का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 देख रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 11, एफ एक्स का मान दे रखा था हमने, एफ एक्स बराबर दे रखा था 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ये दे रखा था। हमें वर्तमान ऋणात्मक के लिए इंटरवल ज्ञात करना था। किसके लिए ज्ञात करना था, वर्तमान और ऋणात्मक के लिए हमें इंटरवल ज्ञात करना था। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो एफ डैश एक्स बराबर डी 4 लिखा हमने, डी बटे डी एक्स, एक्स की घात 3, 6 लिखा डी बटे डी एक्स, एक्स की घात 2, भाग लिखा डी एक्स बटे डी एक्स। इस कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। तो एफ डैश एक्स बराबर ये 4 था, 3 बाजू में आएगा, 3x की घात 2 हो जाएगा, 6 था, ये हो जाएगा 2x की घात 2 और 72 इसका मान हो जाएगा। इसके बाद हम मान करते हैं आगे, तो एफ डैश एक्स बराबर 12x की घात 2, 12 यहाँ x में लेगा, 2x की घात 2 होगा 12x होगा और माइनस 70। ठीक है, बाई स्टेज x पर करेंगे 2x होगा। एफ डैश एक्स बराबर 12 कॉमन लेंगे, 3 की घात 2 ऋण x ऋण 6 बचेगा। इसके गुणनखंड निकालेंगे तब इसका मान मिलेगा, उसको संख्या रेखा बता पाएंगे तब इंटरवल मिलेंगे हमें। तो जो गुणनखंड निकालने के लिए बाद में करता हूं मैं, x की घात 2 ऋण x ऋण 6 थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, रत्न करते थे, 1 लिखते थे, इसके बाद जो गुणांक विदाउट एक्स मान लिखते थे, जो गुणनखंड निकालते थे, जो गुण 3 होगा 6
एक लाना ऋण का एक हम जानते हैं ऋण 3 धन 2 बराबर ऋण 1 होगा। सारे फॉर्मूलों में यूज कर दिया, हमें होना चाहिए ये भी। अब यहाँ लिखते थे x की घात 2 ऋण 3x धन 2x ऋण 6। अब जोड़े बनेंगे x की घात 2 ऋण 3x एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पर 2x ऋण 6 का एक जोड़ा बनेगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 ऊपर कॉमन लेंगे हम, ये x धन 2 है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ धन 2 बचेगा। हम कह रहे हैं कि जो f प्लस x है उसका मान हमने 12 तक आई, ये निकाला हमने x माइनस 3 और x प्लस 2। क्लियर। हम क्या करेंगे x के मान निकालने के लिए हम इसको 0 बराबर लेते थे, इसको 0 लिया तो x माइनस 3 और x प्लस 2 हम कह सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। क्या कहेंगे x ऋण 3 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। तो x बराबर 3 मिलेगा, x बराबर ऋण 2 मिलेगा। इनको हम संख्या रेखा बता सकते हैं। हम यहाँ से इधर प्लस वाली अनंत होती है, इधर ऋण अनंत होता है ना। इसके बाद हम जानते हैं बीच में 0 होता है, लिखते नहीं 0 बीच में होता है। 3 दर्शाना है तो 1 2 3, ऋण 2 दर्शाना है 1 2 ऋण 2। इंटरवल कौन से बन रहा है, एक इंटरवल बन रहा है ऋण अनंत से लेकर के ऋण 2 से ऋण अनंत बन रहा है। दूसरा ऋण 2 से 3, ऋण 2 से 3 बता दूसरा इंटरवल। तीसरा होता है 3 से अनंत। इनमें हम चेक कर लेंगे किसमें वर्तमान होगा किसमें जातमान होगा। में f प्लस x ऋण 2 इधर होगा ऋण 3 ऋण 4 इस टाइप की बातें मिलेंगी। अब हमारे पास ये था फलन, तो समीकरण एक कह दिया, यानी एक में हम चेक करना चाहते हैं तो एक हमारे पास क्या था f प्लस x बराबर 12 था, x ऋण 3 था और x ऋण 2 था। हम ये कह रहे हैं कि ये इंटरवल ले रहा है तो हम ऋण 3 ले रहे हैं, ऋण 3 हम देखना है ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 तो ऋण 3 ले रहे हैं, ऋण 4 ले रहे हैं, ऋण 3 ले रहे हैं मान लीजिए। हम चेक करके देख रहे हैं क्या आ रहा है। जैसे ही हमने यहाँ ऋण 3 लिया 12 था, ये ऋण 3 यहाँ ऋण 3 धन 2, तो आप देख रहे हैं ये चीज बन जाएगा ऋण का, ये भी ऋण का बन जाएगा। हम देख रहे हैं ऐसा करने से इसमें पहला ऋण आता है और दूसरा भी ऋण आता है और ऋण का हो जाता है धन, पॉजिटिव आ जाता है। तो इस अंतराल में हम लिखेंगे अंतराल -∞ -2 में क्या है जी वर्धमान है, क्या है वर्धमान है। क्लियर, ये इसमें वर्धमान से कर दिया हमने। अब दूसरा देखते हैं ऋण 2 3 के बीच में हम जानते हैं एक आ सकता है, अगर ऋण 1 0 1 2 इस टाइप की बातें आएंगी। तो हमने 2 लिया, मान क्या लिया 2। अब इसमें 2 रख के देखते हैं, इसमें 2 रखते हैं तो देखिएगा क्या रख लेता हूं मैं। तो हमारे पास f प्लस x बराबर 12 था और x माइनस 3 था और x प्लस 2 था। हम कह रहे हैं ऋण 2 और 3 का इस इंटरवल में देखना है तो इसमें ऋण 1 होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा। हम मान लो 2 रख रहे हैं तो 2 रखा हमने तो ये 2 ऋण 3 यहाँ 2 धन 2, तो यहाँ ऋण का निशान आएगा और यहाँ धन का आएगा, ऋण का एक बचेगा धन का। हम कहते हैं ऐसा करने से क्या होता है f प्लस x जो है वो ऋण का आता है और धन का आता है, धन का ऋण होता है। हम कहेंगे इस अंतराल में इस अंतराल में अंतर क्या है अपना ये -2 से 3 था, इसमें क्या है ऋणात्मक है, ऋणात्मक। क्लियर। तीसरा और चेक करते 3 से अनंत, तो हम 4 ले लें, 3 से अनंत तक जा रहा है, 4 5 6 4 लेते हैं, 4 3 का एक धन का बचेगा में f प्लस x, तो शुरू वाला धन का बच रहा है और 4 ये भी धन का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो अंतराल 3 से अनंत में क्या है ये f जो है वो वर्तमान है। ठीक है, इंटरवल लगा दी, ये हमारे सवाल हो जाएगा।